हेलो, नमस्ते, राम राम। मेरे YouTube चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। अभी हम लोग जो है अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, सारे महत्वपूर्ण है, हमें जो है मुद्रास्फीति देख रहे हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि मुद्रास्फीति कहते किसे हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसको मापा कैसे जाता है, जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उसके अलावा उसमें कौन कौन से आधार वर्ष हैं और कौन कौन से जो उसके सूचकांक है उसको कौन कौन जारी करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख ली है। अब जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किस तरीके से किया जाता है। तो मुद्रास्फीति का नियंत्रण, तो दो तरीके से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है, एक मौद्रिक नीति के द्वारा, दूसरा राजकोषीय नीति के द्वारा। किस तरीके से मौद्रिक नीति काम करती है और किस तरीके से राजकोषीय नीति काम करती है, ये हम लोग जब बैंकिंग को देखेंगे और जब बजट वगैरह देखेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी जो है बस हम लोग को इसका एक ओवरव्यू ले लेना है कि किस तरीके से सप्लाई और डिमांड को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। तो मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, इन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, सप्लाई और डिमांड को नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति के द्वारा जो है रुपए की सप्लाई को और रुपए की सप्लाई को जो है नियंत्रित किया जाता है, जबकि राजकोषीय नीति के द्वारा मांग को नियंत्रित किया जाता है कि किस तरीके से मांग और लागत को नियंत्रित किया जाता है। लागत को नियंत्रित किया जाता है, इसके द्वारा मुद्रा को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, राजकोषीय नीति के द्वारा मांग एवं लागत को नियंत्रित किया जाता है, जबकि मौद्रिक नीति के द्वारा जो है मुद्रा को नियंत्रित किया जाता है। इसी के आधार पर जो है, क्योंकि हमारी जो मुद्रास्फीति कैसे होती है, वह या तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है या तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है। इसी के आधार पर हमारे मुद्रास्फीति जो है को मापा जाता है। तो जब मौद्रिक नीति के द्वारा क्या करेंगे, मुद्रा को नियंत्रित करेंगे, मुद्रा की सप्लाई को नियंत्रित करेंगे, और राजकोषीय नीति के द्वारा क्या करेंगे, मांग एवं लागत को नियंत्रित करके हम लोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मौद्रिक नीति को देखते हैं। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, जबकि राजकोषीय नीति किसके द्वारा जारी की जाती है, सरकार के द्वारा। ठीक है, मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है और राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा। मौद्रिक नीति में कौन कौन सी चीजें हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बैंक दर, सीआरआर और एसएलआर। जल्दी से इसको देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि बैंकिंग में इसको और विस्तारपूर्वक देख लेंगे। रेपो रेट वह रेट होता है जिसके आधार पर वाणिज्यिक बैंक जाते हैं केंद्रीय बैंक के पास और अपनी सिक्योरिटी रखते हैं और कहते हैं कि भैया इसको हम लोग 20 या 25 दिन या तो ओवरनाइट 10 दिन बाद, मतलब ये जो है अल्पकालिक होता है रेपो रेट। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि रेपो रेट कैसा होता है, तो रेपो रेट अल्पकालिक होता है, पहली चीज़ ये याद रखिएगा। तो रेपो रेट अल्पकालिक होता है। इसमें क्या कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक जो है केंद्रीय बैंकों के पास जाते हैं, अपनी सिक्योरिटी रख देते हैं कि इसको जो है 5 दिन 10 दिन, मेनली 28 दिन तक होता है, कितनी अवधि के भीतर जो है हम जो है एक निश्चित रेट से बढ़कर जो है, जैसे मान लीजिए 5 रुपये उनसे धन लिया और बोला कि 2% बढ़ा के देंगे, तो 5 रुपये का जो 2% रहेगा वो बढ़ा के उसको देंगे और बदले में अपनी सिक्योरिटी खरीद लेंगे। क्योंकि इसका रेपो का जो फुल फॉर्म होता है वो रीपर्चेजिंग रेट होता है, मतलब पुनः खरीद, अपने बॉन्ड को ही वो पुनः खरीद करते हैं एक निश्चित रेट पे, इसी को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट में क्या हुआ कि जो वाणिज्यिक बैंक है वो केंद्रीय बैंकों से जाके पैसा लेके आए, बस इसी चीज को समझिएगा, पैसा आ रहा है और जा रहा है, बस इसी को ध्यान रखेंगे तो आपका मुद्रास्फीति समझ में आ जाएगी। तो रेपो रेट में क्या हो रहा है, केंद्रीय बैंक पैसा ले रहे हैं, रेट और सब छोड़ दीजिए, बस याद रखिए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। रेपो रेट में क्या हो रहा है, पैसा केंद्रीय बैंक से वाणिज्यिक बैंक लेके आ रहा है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, केंद्रीय बैंक जो वाणिज्यिक बैंक है वो अपना पैसा किसके पास रखता है, केंद्रीय बैंक के पास। जब उसके पास पैसों की अधिकता हो जाती है, बदले में जो केंद्रीय बैंक होता है उसको कुछ % ज़्यादा दे देता है ब्याज के रूप में। बैंक रेट में क्या होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो केंद्रीय बैंक से जो है पैसा लेते हैं, लेकिन उसके बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि आरबीआई जो है सारे बैंकों को निर्देश देता है कि भैया आपको 100 रुपये आपके पास है तो उसका 4% जो है हमारे पास कैश रूप में रख दीजिए, कल को आप भाग गए या कुछ हो गया तो हम उसी सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। एसएलआर में क्या होता है कि जो बैंकों के पास पूंजी होती है जिसमें संपत्ति भी शामिल होती है और गहने वगैरह भी, और जो है वो क्या कहते हैं मुद्रा भी शामिल होती है, और उनके पास जो है गहने वगैरह भी शामिल होते हैं, सोने चांदी सब सारी चीज़ें, उसका एक निश्चित % जो है वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास रखना होता है।
क्योंकि कल को कुछ डिफिकल्टी आ गई या मुद्रा की पूर्ति वगैरह कम हो गई तो उसी के आधार पर वो लोग मैनेज करते हैं। सिंपल चीज़ याद रखिएगा। रेपो रेट में क्या हुआ कि वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से पैसा लेके आए। रिवर्स रेपो रेट में क्या हुआ, वाणिज्यिक बैंक अपना पैसा केंद्रीय बैंकों के पास रख दिए। CRR में क्या हुआ, उनके पास जो पैसा था वो भी जाके किसके पास रख दिए, केंद्रीय बैंक के पास रख दिए। SLR में पैसा किसके पास रख लिए, अपने पास स्वयं रख लिए, जिसमें चांदी और सोने चांदी वगैरह भी शामिल है मुद्रा के साथ। कैश रिजर्व रेशियो में केवल कैश शामिल है, SLR में जो है आपका मुद्रा भी शामिल है और जो गहने हैं वो भी शामिल है। बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती, लेकिन आप जाके अपना एक निश्चित रेट पे जो है केंद्रीय बैंक से पैसा लेके चले आते हो। समझ में आ गया कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ आ रहा है। अब इसी पैसों को नियंत्रित किस तरीके से करेंगे और उसके जो है डिमांड एवं सप्लाई को किस तरीके से नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेंगे, इसी को हमें देखना है। अब रेपो रेट क्या है कि जिस रेट पे जो है वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंकों से पैसा ले रहा है। अब मान लीजिए आज जो है रेपो रेट 100 रुपये, वाणिज्यिक बैंक जो है केंद्रीय बैंकों के पास लेने गए 100 रुपया और केंद्रीय बैंक ने कहा कि हम आप इसको 5% पे देंगे, तो जो वो 100 रुपया पाए वो 105, उसके बदले उनको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, 105। लेकिन वही RBI कह दे कि नहीं हम इसको 110, 100 रुपये के बदले आपसे 110 रुपया लेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनका जो लागत होगा वो बढ़ जाएगा। अब जो क्या करेंगे, वो लोन लेने से हिचकिचाएंगे कि नहीं भैया हम अपना उसी में काम चला लेंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे। अब जब इनके पास वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो जनता को लोन कैसे देंगे। तो जब जनता के पास भी पैसा नहीं जाएगा तो मुद्रा का मूल्य, जो सप्लाई क्या हो गई वो कम हो जाएगी, और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा, और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। क्योंकि मुद्रास्फीति क्या होती है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में गिरावट। तो मुद्रा की जब सप्लाई बढ़ गई तो क्या होता है, उसका जो है मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। लेकिन जब मुद्रा की सप्लाई को कंट्रोल कर लिया जाता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है। सिंपल सा आप समझ लीजिएगा। तो रेपो रेट जब बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी, क्योंकि जब रेपो रेट बढ़ा तो वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा कम आया, और वाणिज्यिक बैंकों के पास जब पैसा कम आया तो वो जनता को भी कम पैसा देंगे, जिससे मुद्रा की सप्लाई कम हो गई। मुद्रा की सप्लाई कम हो गई तो मुद्रा का मूल्य बढ़ गया। सिंपल चीज़। रिवर्स रेपो में क्या हुआ कि सरकार, जो केंद्रीय बैंक था वो कह रहा था कि बैंकों से, वाणिज्यिक बैंकों से कि आप हमारे पास पैसा रखो 100 रुपया, उसके बदले में हम आपको 5 रुपये बढ़ा के देंगे, मतलब 105 देंगे। फिर लेकिन उसने कहा कि नहीं 105 के आप 100 रखोगे तो मैं 100 के बदले 110 देंगे। तो लालच में अपना पैसा जनता को देने के बजाय किसके पास रख देंगे, केंद्रीय बैंक के पास। तो मुद्रा की सप्लाई, अब जैसे वाणिज्यिक बैंक जो है अपना पैसा कहाँ रख दी, केंद्रीय बैंक के पास। अब उनके पास पैसा बचा नहीं कि वो जनता को लोन के रूप में दे सके, तो जनता के पास पैसा गया नहीं, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट भी जब बढ़ गया तो भी मुद्रास्फीति नियंत्रित हो गई। बैंक रेट भी सेम चीज़ है। बैंक रेट जब बढ़ जाएगा तो वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से कम लोन लेंगे, लेकिन अगर बैंक रेट घटा देंगे तो वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ज़्यादा लेंगे। तो जब बढ़ जाएगा तब उनके पास कम पैसा आएगा और कम लोन देंगे। ठीक है, तो बैंक रेट भी बढ़ा देंगे तो भी मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। CRR में क्या होता है कि सरकार ने कहा कि आप अपने जो 100 रुपया था उसका 4 रुपया हमारे पास रखिए, 96 रुपया बांट दीजिएगा। लेकिन अब CRR में कह दिया कि नहीं 4 रुपया नहीं, आप 6 रुपया रखिएगा। तो अब उनके पास कितना पैसा बचा, पहले 96 रुपया बच रहा था बांटने के लिए, अब 94 रुपया बच रहा है बांटने के लिए। तो क्या करेंगे, कम पैसा है तो कम बांटेंगे, और कम बांटेंगे तो मुद्रा की सप्लाई जो है कम रहेगी, और कम रहेगी तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। तो CRR भी बढ़ेगा तो भी आपका मुद्रास्फीति जो है वो नियंत्रित रहेगी। सेम इसी प्रकार SLR है। आपके पास 100 रुपया था, आपने, सरकार ने कह दिया कि 18 रुपया अपने पास रखो, 20 रुपया जो है 88 रुपया लोगों के पास बांटो। लेकिन सरकार ने फिर कह दिया नहीं भैया 25 रुपया अपने पास रखो, 75 रुपया बांटो। अब 75 रुपया ही आपके पास है तो कम पैसा है, कम पैसा बांटेंगे, और कम पैसा बांटेंगे तो सप्लाई मुद्रा की कम रहेगी और आपका जो है मुद्रास्फीति नियंत्रित रहेगा। तो सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट याद है कि सब जो बढ़ाएंगे, रेपो रेट बढ़ा दिए, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिए, बैंक रेट बढ़ा दिए, CRR बढ़ा दिए, SLR बढ़ा दिए, तो आपका मुद्रास्फीति नियंत्रित रहेगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब सब बढ़ेगा, इसमें केवल बढ़ेगा, मौद्रिक नीति में बढ़ाएंगे तो मुद्रास्फीति नियंत्रित रहेगी, घटाएंगे तो मुद्रास्फीति जो है उस समय मंदी का काम आता है जब ये सब चीज़ें जो है घटाई जाती हैं, वो हम लोग राजकोषीय नीति में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मुद्रास्फीति के लिए सिंपल सा याद रखना है कि सारी चीज़ें इसमें बढ़ाई जाएंगी। मौद्रिक नीति में CRR भी बढ़ाया जाएगा, SLR भी बढ़ाया गया, और कैसे रेपो रेट भी बढ़ाया गया, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाया गया, और बैंक दर भी बढ़ाया गया। सब बढ़ा दिया तो मुद्रास्फीति को क्या कर लिया गया, नियंत्रित कर लिया गया, क्योंकि मुद्रा की सप्लाई को नियंत्रित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्या आता है, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति किसके द्वारा जारी की जाती है, तो सरकार के द्वारा। राजकोषीय नीति में होती क्या क्या चीज़ें, सरकार बताती है कि हम कितना आय करेंगे, कितना व्यय करेंगे, कितना हम लोगों से उधार लेंगे, कितना कर रहेगा, ये सब सारी चीज़ें जो है राजकोषीय नीति की मेन चीज़ें होती हैं।
इन्हीं को जब नियंत्रित कर लेगा तो उस हिसाब से सरकार क्या करती है, लोगों की मांग और लागत जो रहती है उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, तो पहली चीज इसमें क्या होती है, सार्वजनिक व्यय। अब सार्वजनिक व्यय में क्या हुआ, वही जो मैंने बताया था, सरकार सब्सिडी देना खूब चालू कर दी। अब सब्सिडी जैसे अब सम्मान निधि है या कोई और आपका जो है प्रोग्राम लॉन्च कर दिया कि सबके पास पैसा आएगा भैया। अब सबके पास पैसा तो आ गया, 5,000 2,000 या जो भी सम्मान निधि, जैसे 2,000 रुपये आ रहा है आपका, साल भर में 6,000 आ गया, 2,000 आ गया, लेकिन उस हिसाब से हमारा जो है अब पैसा तो हमारे पास आ गया, अब हमारी भूख हो गई कि हम कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन हो भी नहीं किया है, सप्लाई कम है। तो अब जो चीज़ें सप्लाई कम रहेंगी जब वस्तुओं की, तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया, मुद्रास्फीति बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई तो जो उसका रुपए का मूल्य था वो कम हो गया। तो जब सरकारी सार्वजनिक व्यय में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हो जाती है। तो सार्वजनिक व्यय को अगर हम कंट्रोल कर लें, या जो सरकार जो है घाटे का बजट लाता है उसको न लाके, अपना घाटे का बजट ना लाए, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाए। अगर घाटे का बजट रहेगा तो उसको आपको कट कर देना है, घाटे के बजट से मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं होती है। ठीक है, घाटे के बजट से मंदी से जो है छुटकारा पाया जा सकता है, ना कि मुद्रास्फीति से। तो सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा चीज क्या होता है, जो राजकोषीय नीति रहती है उसमें क्या करती है सरकार, जो है कर वगैरह जो है बढ़ा देती है, कर बढ़ाएगी या तो घटाएगी। अब कर बढ़ाने से दो चीजें हो सकती हैं, या तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, जैसे मान लीजिए 10 रुपया था, 2% कर लग गया तो आपके पास 8 रुपये ही है। अब 8 रुपये आपके पास खर्च करने के लिए है, तो अगर कल सरकार 4 रुपये कर लगा देती तो आपके पास 6 रुपये ही है। तो जो है क्या इस होगा, इससे आपका जो है सप्लाई जो है मुद्रा की वो कम हो जाएगी। जब बढ़ता है तो मुद्रा की सप्लाई कम हो जाएगी, जब मुद्रा की सप्लाई कम हो गई तो मुद्रा का जो है मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन इससे एक चीज़ और हो जाती है कि ज़्यादा कर बढ़ा देंगे, लोग कर चोरी करना चालू कर देते हैं। तो एक लिमिटेड स्तर तक अगर कर को बढ़ाया जाएगा तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, सरकार जैसे सार्वजनिक उधारी ले सकती है लोगों से, बॉन्ड अपना दे दी। अब जैसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया सबके पास, तो सरकार ने एक बॉन्ड निकाल दिया कि भैया आप ये बॉन्ड हमारा खरीदोगे तो हम आपको 2 साल 4 साल बाद कुछ इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा दे देंगे। तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, तो जो पैसा था वो सरकार के पास आ गया और जो है जनता में जो है पैसे की सप्लाई कम हो गई। और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर दिया जाएगा, क्योंकि मुद्रा का मूल्य जो है वो बढ़ जाएगा। तो सार्वजनिक उधारी के द्वारा भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हम लोगों ने देख ली कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किस तरीके से किया जाता है। तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के द्वारा जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाएगा। मेनली दोनों में ये चीज़ है कि मुद्रास्फीति के द्वारा मुद्रा की सप्लाई को नियंत्रित किया जाता है और राजकोषीय नीति के द्वारा मांग एवं लागत को नियंत्रित किया जाता है। मुद्रास्फीति में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, CRR और SLR सबको बढ़ा के मुद्रा को नियंत्रित किया जाता है, उसकी सप्लाई को रोका जाता है, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित की जाती है। जबकि राजकोषीय नीति में आपका जो है सरकारी व्यय को कम करके, प्रत्यक्ष कर को बढ़ा करके या अप्रत्यक्ष कर को बढ़ा करके आपका जो है, और तीसरा क्या है, सार्वजनिक उधारी के द्वारा जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने देख ली है। अब जो है हम लोग आपका राजकोषीय नीति को अलग से पढ़ेंगे, उसमें बजट वगैरह सारी चीज़ें हैं जो भी उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।